नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कक्षा के सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे और बिल्कुल रियल पेपर अपलोड किए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, वही पेपर हम लेके आते हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हमारे जो भी पेपर आते हैं उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरे का पूरे उत्तर सहित पेपर लेके आते हैं। यहाँ से आप याद करके जाइएगा और बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएँगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। अभी आप जुड़ जाओ हमारे चैनल से, अभी तो आपका एग्ज़ाम बाकी है। एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर और अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय पे हम बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेके आएँगे। हर छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए लेके आएँगे। चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे गद्यांश हो, या फिर कोई निबंध हो, या फिर कोई चित्र हो विज्ञान वगैरह में, और गणित के डायग्राम हो, कैसे हल किया जाता है, सारी बातें हम विस्तार से आपको उस समय पे बताएँगे। तो अभी आप चैनल पे जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें कि उदय एजुकेशन नाम से चैनल है, वहाँ पे अपने लिए अच्छी तैयारी करवाई जाती है। चलिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपने शुरुआत कर दी है तो अंत तक आप बने रहिएगा और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जो अवसद वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो 6 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपके क्या रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था। ऑप्शन अ में आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ब वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन स डलहौजी और ऑप्शन द वेलेजली। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था विद्यार्थियों, वॉरेन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। याद हो गया ना विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजपूत शासकों में एकता का अभाव था क्योंकि वे समान जाति के थे, उनकी भाषा समान थी, उनके रीति रिवाज एक जैसे थे, या फिर उनके निर्णय लेने में अस्पष्टता थी। उन शासकों में अभाव एकता का क्यों था, क्योंकि वो जाति से समान थे इस कारण से, उनकी भाषा समान थी इस कारण से, उनके रीति रिवाज एक जैसे थे इसलिए, या फिर उनके निर्णय लेने में अस्पष्टता थी। तो बिल्कुल ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा, उनके निर्णय लेने में अस्पष्टता थी। बाकी रीति रिवाज सब कुछ उनके एक जैसे ही थे, लेकिन निर्णय है ना वो ठीक से नहीं ले पाते थे, उन कारण से उनमें एकता का थोड़ा-सा अभाव था, और इसी का फ़ायदा है वो दूसरे जो शासक हैं वो उठा लेते थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों, ये प्रश्न है, मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना है वो कब की गई है। 1975, 1985, 1995, 2005। तो विद्यार्थियों, भारत सरकार के अधीन जो मानव संसाधन मंत्रालय है इसकी स्थापना 1985 में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, राजस्थान राज्य में किस प्रकार के परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम हैं। यानी राजस्थान में कैसा परिवहन की संभावनाएं कम है, सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, पाइप परिवहन की, या फिर जल परिवहन की। तो विद्यार्थियों, सड़क परिवहन अपने यहाँ पे खूब संभावनाएं हैं, रेल परिवहन भी बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में खूब है, पाइप परिवहन भी हो सकता है, लेकिन जल परिवहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नज़दीक में समुद्र या फिर बड़ी नदी नहीं है। तो इस कारण से जल परिवहन की संभावना अपने राजस्थान में नहीं है। विद्यार्थियों, याद हो गया ना, तो बिल्कुल ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, जल परिवहन। परिवहन का मतलब होता है जहाँ पे साधन चलते हैं। सड़क पे क्या चलता है, सारी सारी मोटर गाड़ियाँ चलती है, रेलगाड़ी रेल परिवहन से चलती हैं, पाइप परिवहन से, यानी पाइप के द्वारा है वो तेल वगैरह है उनको दूसरी जगह पे भेजा जाता है, तरल पदार्थों को, तो बिल्कुल ये तो होता है, लेकिन जल परिवहन अपने यहाँ पे नहीं है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भोपाल स्थित यूनियन कार्बोनाइट फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाके में स्थित हेडपंपों को सरकार ने किस रंग से पुतवा दिया है? तो विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो भी बताएंगे इसका उत्तर। तो उनको लाल रंग से यानी रेड कलर से पुतवा दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र हैं ये खराब है, दूषित जल है यहाँ पे, तो इस कारण से लाल रंग से इनको पुतवा दिया है। पुतवाने का मतलब क्या होता है, जो हेडपंप है ना उसके ऊपर कलर कर दिया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। राजस्थान सरकार की शिक्षा क्षेत्र से संबंधित योजना कौन सी है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रति योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, सहयोग और उपहार योजना, साझा अभियान योजना। तो साथियों इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, गार्गी पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत हैं वो बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, जिनके 75 या फिर 80% के आसपास में बनते हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये शिक्षा से संबंधित हैं। ये अनुप्रीति ये भी अब तो शिक्षा से जुड़ चुकी हैं, क्योंकि इसमें कोचिंग वगैरह दी जाती हैं। लेकिन इसमें सही उत्तर रहेगा वो आपका ऑप्शन ब रहेगा, ठीक है ना, गार्गी पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्न को सम्मिलित कीजिए, यानी इनको मिलान करना है। पहला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किसने करवाया था? जनरल डायर के नेतृत्व में। एक अंग्रेजों का अफसर था जनरल डायर, उसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अपने अमृतसर पंजाब में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हुआ था। और इस पे जो फायरिंग करवाई थी यानी गोलियां चलवाई थी वो जनरल डायर ने चलाई थी। उसी तरह से गद्दी समुदाय, ये गद्दी समुदाय एक समुदाय है जो कि हिमाचल प्रदेश और इधर रहता है कुल्लू क्षेत्र में, तो इनका संबंध कुल्लू से रहेगा। उसी तरह से टॉमस मैकेलो है, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। और ताराबाई शिंदे अपने महाराष्ट्र की, तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी विद्यार्थियों? स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब है एक, ठीक है ना, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। तो इनका इस तरह से मिलान करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों, 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। यहाँ पे पहली खाली जगह में संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। बिल्कुल संविधान को अपन चलाएंगे तो पहले में संविधान आ जाएगा, दूसरे में पद्धति आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आपको खाली जगह भरनी पड़ेगी। तो सारी रिक्त स्थान है अपनी पासबुक में अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा और यहाँ पे बस्सी आ जाएगा। ये बस्सी कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? जयपुर में पड़ता है। प्रश्न संख्या 5। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति में अपने आप मिलते हैं, ठीक है ना, अपने आप मिलते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो उनको विस्तृत रूप से यानी बड़े रूप से अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो नवीकरणीय यानी ऐसे संसाधन जो कि नवीकरणीय हैं, और दूसरा ऐसे संसाधन जो कि नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है, तो वो तो होते हैं नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, आज अपन उपयोग में लेंगे तो कल फिर से नया आ जाएगा, तो ये तो हो गया नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जो कि एक बार समाप्त होने के बाद में दोबारा बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, अपने डीजल पेट्रोल वगैरह, इनको एक बार उपयोग कर लिया ना तो दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे, तो ये हो गया आपके अनवीकरणीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं और वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जनजाति हो जाएगा। और फिर उसके बाद में वो अपने पुरखों का मतलब होता है अपने पूर्वज, और अपने गांव और अपनी प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है विद्यार्थियों? अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं आप, तो यहाँ से ऊपर की साइड में 1 किलोमीटर, यहाँ से इस साइड में भी 1 किलोमीटर, यहाँ से इस साइड में भी 1 किलोमीटर, यहाँ से इस साइड में भी 1 किलोमीटर, चारों तरफ 1 किलोमीटर की जो परिधि है इसको इसको वर्ग किलोमीटर कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड में
आपका 1 किलोमीटर हो गया तो ये वर्ग किलोमीटर, ये तो 1 किलोमीटर ही कहलाएगा, लेकिन दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये हो गया आपका वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी छोटे-छोटे प्रश्न रहेंगे। अंग्रेज किस मार्ग से भारत आए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो अंग्रेज हैं वो किस मार्ग से भारत में आए थे? तो अंग्रेज केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिणी अफ्रीका से हिंद महासागर को पार करते हुए अपने भारत में आए थे। सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर इन्होंने अपना डेरा डाला था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या इसी में 8वें में दूसरा, कि पशुपालन से आजीविका प्राप्त करने वाली कोई 2 जनजातियों के नाम बताइए। पशुपालन से अपनी जिंदगी को चलाने वाली ऐसी 2 जनजातियों के नाम बताने हैं। तो पंजाब के वन गुज्जर हैं, वो पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। उसी तरह से कश्मीर की जो बकरवाल जनजाति हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने पशुपालन से ज़िंदगी गुजारते हैं। और कुल्लू में जाओगे तो गद्दी समुदाय हैं, वो भी इस तरह से ही करते हैं। तो ये आपके 3 हो गए हैं। 2 लिखने का, 3 लिखने का बोला था, ये 3 हो गए आपके, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, इसमें भी आपके 2 प्रश्न रहेंगे। तत्कालीन समय में मुंशी किसे कहते थे? उस समय पे मुंशी किसे कहते थे? तो तत्कालीन समय में जिसे फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ना आता था ना, उन्हें मुंशी कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसके ऊपर आप है ना अंडरलाइन लगा दीजिए। प्राचीन समय में मुंशी किसे कहा जाता था? तो इसके ऊपर अंडरलाइन लगा दीजिए कि प्राचीन समय में जिसे फारसी पढ़ना आता हो, जिसे लिखना आता हो और जिसे जानना आता हो, वो मुंशी कहलाता था। दूसरा प्रश्न देखिए इसी में, कि यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी और यूरोपीय व्यापारी इन्हें क्या कहते थे? तो यूरोप में सापेदार सूती भारतीय वस्त्र थे ना, उनकी भारी मांग थी। ठीक है ना, ध्यान रखना है यूरोप में किस प्रकार के वस्त्र, तो सापेदार सूती भारतीय वस्त्र, सापेदार सूती भारतीय वस्त्र है, इनकी यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। ठीक है ना, और इसे वो शीर्षाबस्सा कहते थे। दूसरा देखिए, इसी में आपका दूसरा है वो कट गया है, ओके ये दूसरा ही था। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाला है, ध्यान रखना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद में उनको गोद लिया हुआ जो पुत्र हैं उनको राज्य का उत्तराधिकारी मान ले, परंतु अंग्रेजों ने इन्हें ठुकरा दिया था। और जो इनके पति को पेंशन देते थे वो उनके दत्तक यानी गोद पुत्र को भी पेंशन चालू करे, ऐसी झांसी की रानी की मांग थी। झांसी की रानी का कोई अपना पुत्र नहीं था, इन्होंने गोद लिया था अपने पुत्र को, दूसरे जो पुत्र थे उनको गोद लिया था। और इनकी मांग थी कि भाई मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में मेरा जो ये गोद लिया हुआ पुत्र है इनको आप राजा स्वीकार कर लें, और साथ ही इनको पेंशन भी चालू करें जिस तरह से आप मेरे पति को देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी कोई भी मांग को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है इसी में दूसरा, कि महाल से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश राजस्व में राजस्व महाल महत्वपूर्ण इकाई थी, जिसमें गांव और गांवों का समूह होता था, उसे महाल कहा जाता था। अब ये प्रश्न एकदम मक्खन जैसा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी सा प्रश्न आया है कि बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। बायोगैस किसे कहते हैं और प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ तथा पौधे एवं जंतु के द्वारा बनाई जाती हैं, उसे बायोगैस कहा जाता है। यह पशुओं के गोबर से बनाई जाती है और यह नवीकरणीय स्रोत है, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद में बायोगैस को दोबारा अपन बना सकते हैं। तो ये है आपके मतलब कूड़ा कचरा होता है ना, तो उनको डाल के एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके अंदर पानी वगैरह डाल के, और फिर वहाँ से एक गैस बनती है, उसको पैक कर लेते हैं। तो अंदर ही अंदर है ना वो सड़ा हुआ होता है, और धूप और गर्मी के कारण क्या होता है उससे गैस बनती है, तो उसे कहते हैं बायोगैस। और प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं? ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है और पेट्रोल निकालते समय ये अलग की जाती हैं, और ये घरेलू और बाहरी कामों में उपयोग में ली जाती हैं। और ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधन में का स्रोत है, क्योंकि प्राकृतिक गैस इसको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा बनने में लाखों साल लगता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है और ये हाथों से बनाई जाती है, अपन खुद बना सकते हैं ये बायोगैस। ठीक है ना, तो ये प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय होती है, बायोगैस है ये नवीकरणीय होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12,
सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है? कोई 3 आपको लिखना है। तो सरकार किसानों को कृषि विकास के लिए निम्न प्रकार से मदद करती है। सरकार किसानों को खेती के जो पदार्थ हैं यानी मशीनें वगैरह हैं, उपकरण हैं, वो उपलब्ध करवाती हैं। सरकार किसानों को जैव पदार्थ उपलब्ध करवाती हैं। सरकार किसानों को बीज उपलब्ध करवाती हैं और समय-समय पे सरकार है वो किसानों को सहायता भी देती हैं। तो इस तरह से सरकार किसानों के लिए काम करती हैं। और यहाँ पे देखिए सरकार किसानों को फसल पकने पर सहायता भी करती है और फसल का सही पककर तैयार हो जाए इसके लिए भी सही जानकारी देती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 13। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कच्चे माल के आधार पे, तो कच्चे माल के आधार पे उद्योग हैं वो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं, वन आधारित उद्योग होते हैं और साथ ही समुद्र आधारित उद्योग होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जिसमें लोग पशुओं, पौधों और जंतुओं का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में उपयोग में करते हैं। जैसे कि खेती से कोई कर रहा है तो उससे गन्ना होगा, तो गन्ने से है ना शक्कर उद्योग, गुड़ उद्योग लगेगा तो वो कच्चे माल कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। अब दूसरा उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। इसमें लोग हैं वो खनिजों से खनन करके वस्तुओं को बाहर निकालते हैं और उनको फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, तो वो खनिज आधारित उद्योग हो जाते हैं। जैसे कि लो एस्क उद्योग वगैरह, ये सारे के सारे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। वन आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो कि उसका उत्पाद है वनों से संबंधित होता है, यानी उनसे कच्चा माल है वो वनों से लाया जाता है, फल फ्रूट, और फिर उनको बाजार में बेचा जाता है, तो वो होता है वन आधारित उद्योग। और चौथा है समुद्र आधारित उद्योग, जैसे कि मछली पालन वगैरह, ये समुद्र आधारित उद्योग कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसका पहला। राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो इसमें 2 योजनाएं आपके पंडित दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय कौशल योजना और एक भामाशाह योजना, ये 2 योजनाएं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि राजस्थान राज्य में कोई 3 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो दलहन से दालों बनाना यानी दलहन का उद्योग दाल वाला, जिसमें मूंग, मोठ वगैरह इनकी दालें बनाई जाती हैं। दूसरा है आपके शक्कर उद्योग, जिसमें गन्ने के रस से गुड़ बनाना, खांडहारी बनाना आदि। और तीसरा है तेल घानी उद्योग, यानी सरसों तेल वगैरह है इनसे तेल निकाला जाता है, तो ये तेल घानी प्रमुख उद्योग हो जाएगा आपका, तो कृषि से संबंधित। इसमें आप वस्त्र उद्योग भी बता सकते हैं, भीलवाड़ा में खूब सारे वस्त्र उद्योग हैं, तो ये भी आपके कृषि से संबंधित है। आप डेयरी उद्योग भी बता सकते हैं, मसाला उद्योग भी बता सकते हैं, ये सारे के सारे कृषि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 और इसका पहला। राजस्थान में संगीत कला की कोई 3 मुख्य बातें बताइए। राजस्थान की संगीत कला की कोई 3 बातें आपको बतानी हैं। तो संगीत कला आपको पता ही है, एक अनोखी कला होती है जिससे अ लोगों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, ठीक है ना? इससे क्या होता है, लोगों का स्वस्थ मनोरंजन होता है, लोगों के मन में नई ऊर्जा आती है। तो इस तरह से आप इनके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से क्या सही है? जनसंख्या की धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन, अगर किसी के कारण से ग्राम या देश की जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या बदलाव है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। 1000 बच्चों के जन्म लेने पे जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है और 1000 बच्चों के जन्म लेने पर मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है ना? तो जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य किस प्रकार से धर्मों को पृथक करता है? यानी भारतीय के राज्यों का अपना कोई एक धर्म नहीं होता है, उनकी दृष्टि से सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म को खास मान्यता नहीं है कि विशेष कि भाई इस राज्य का ये धर्म है। भारतीय राज्य है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र रखता है। अगला प्रश्न है दीवानी कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? दीवानी कानून किसे कहते हैं? तो दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति की मूलभूत संबंधित होता है, जैसे कि जमीन की बिक्री करना, किराया करना, ये अपने दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है? और अगला प्रश्न है जलापूर्ति में सुधार के लिए कोई 2 उपयोग लिखिए। तो विद्यार्थियों ये थोड़े से बड़े हैं तो मैं फटाफट बता रहा हूँ, अब प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं, समय भी ज़्यादा हो गया है। 1870 के राजद्रोह एक्ट की विशेष बात क्या थी? तो 1870 के राजद्रोह
एक्ट की विशेष बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति विरोध में अवहेलना करता था, तो उसको बिना बताए मुकदमा चलाते के बाद में उसे कैद में डाल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, आपको संसद में महिलाओं आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? तो संसद में महिलाओं की कम संख्या का प्रमुख कारण हमें तो यही नज़र आता है कि यहाँ पे जो है ना, महिलाएँ हैं इतनी जागरूक नहीं हैं और साक्षरता का भी अभाव है। यानी कम साक्षर है, इस कारण से अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे महिलाएँ हैं वो भी संसद में खूब रहेगी। अब ये प्रश्न आपके लिए मक्खन जैसा है, राजस्थान का मैप इस बार आएगा, आपके भारत का मैप नहीं आएगा, ध्यान रखना है। इस बार आपके राजस्थान का मैप आएगा, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी है उनके लिए मध्य प्रदेश का, दिल्ली के विद्यार्थी है उनके लिए भारत का मैप या फिर दिल्ली का मैप आएगा। तो अपने-अपने राज्य के मैप है उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब जोधपुर बताना है आपको, तो जोधपुर कहाँ है? ये जोधपुर है, बिल्कुल ये सही है। ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये सिरोही, ये पाली और ये जोधपुर। तो ये जोधपुर है, फिर उसके बाद में पाली, तो जोधपुर के ठीक नीचे ये पाली है, जालोर से ठीक ऊपर ये, और फिर उसके बाद में अलवर, तो अलवर है वो ये है। ये अपनी राजधानी जयपुर है, ये बीकानेर, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये सीकर, ये झुंझुनू, ये आपका नागौर, फिर उसके बाद में ये जैसलमेर मैंने बता दिया, बाड़मेर, जालोर, फिर उसके बाद में ये उदयपुर, ये आपका हो जाएगा राजसमंद, ये अजमेर, ये आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़, ठीक है ना? फिर उसके बाद में ये प्रतापगढ़, ये आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये आप अपने राजस्थान के ज़िले हैं, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय की सैनिक छावनियाँ और उनके मुख्यालय रेजिमेंट के नाम तालिका बताइए। हमारा राजस्थान बुक है ना, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसका ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली। नसीराबाद अजमेर में, नीमच है ग्वालियर में, एरनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, देवली टोंक में। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी थी नसीराबाद में नेटिव इन्फेंट्री 15 और 30वीं बटालियन थी इसमें, ठीक है। नीमच में है वो राजपूताना रेजिडेंस थी, और अ, पाली में आपके जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी, और ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी, यहाँ पे मेल नहीं है, मेर रेजिमेंट थी, खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी, और देवली में है वो कोटा रेजिमेंट थी। इस तरह से इनकी सैनिक टुकड़ियों के नाम भी याद रखना है। ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर क्या है? अपराध होने पर पुलिस उसकी जांच कैसे करती है? इसमें पुलिस अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाती है? तो इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, भूमि उपयोग किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पे भूमि का वर्गीकरण कीजिए। यह आपके भूगोल की बुक का प्रश्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो है कि पहले विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े थे? ये आपके इतिहास की बुक का प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। मैंने इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए पेपर तैयार किया है। तो बिल्कुल आप मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगला पेपर है वो कौन से विषय का चाहिए, वो भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लो ना, आप क्यों इतनी देरी कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो यार आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।